दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा जानते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली ने ऑन स्क्रीन एवेल्युएशन सिस्टम की बात करी है और उसके बारे में क्या न्यू अपडेट्स है और ये किस प्रकार बच्चों के लिए बिकम अ बिग चैलेंज। दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, इवन द evaluators टीचर्स आर वेरी कंफ्यूज्ड कि ये एआई चेक करेगा या टीचर चेक करेगा, इवेलुएटर होंगे हमारे सीबीएसई स्कूल्स के। तो इन कंफ्यूजन्स को लेकर के हमारे ये वीडियोस है और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में व्हाट वी शुड हैव टू डू एज एजुकेटर, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलर्स, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या जानना चाहिए इसमें, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो हम चलते हैं। सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा है कि ऑन स्क्रीन इवेल्युएशन होगा एंड इट इज स्पाइरलिंग द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स। तो उस बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके लिए हम आज बात करेंगे, उन विषयों पे बात करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स एंड एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स के लिए ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन प्रोसेस और उसके लिए कल जो आपका 16 फरवरी 2026 को गूगल मीट के थ्रू वो पूरे देश में इसको समझाने जा रहे हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस गूगल मीट को ज्वाइन करके और अधिक क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर हमारा विषय रहेगा कि सीबीएसई जो ऑन स्क्रीन एवेल्युएशन सिस्टम लाया है, व्हाट इज द रिपरकशन ऑफ इट, व्हाट वी विल हैव टू डू एज एजुकेटर। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक तरह से इट इज अ रिवॉल्यूशन है इन एग्जामिनेशन प्रोसेस में। जो हमारी ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन प्रोसेस थी, उसको रिवोल्यूशनाइज्ड करने का एक ऑन स्क्रीन इवेल्युएशन प्रोसेस आया है एंड इट विल ट्रांसफॉर्मिंग हाउ आंसर शीट्स आर असेस्ड। मूल्यांकन कैसे की जाएगी, मूल्यांकन की प्रक्रिया को उन्होंने अलग कर दिया है। एक डिजिटल अप्रोच लिया है जिससे एक्यूरेसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी इवेल्युएशन प्रोसेस की। और जो चीजों को ले जाने लाने का टाइम पीरियड था, जिसमें कई बार हमारे पेपर्स खराब हो जाते थे, उससे आपको बचने का एक मौका मिल गया है। सो ये एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड की तरफ जाएगी। ये पक्षपात पूर्णता को खत्म कर देगी। इट विल एनहांस योर फेयरनेस इन इवेल्युएशन and it will standardize the whole the process of evaluation. So understanding this system is crucial for educator, administrator, for better prepared student for board examinations. एक दो दिन के बाद हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। डिजिटल इवैल्यूएशन बिकम अ रिवॉल्यूशन। इसमें यह बता दूं कि अभी एआई के द्वारा इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले समय में एआई को भी इस इवैल्यूएशन के प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा उसकी जानकारी हम दे रहे हैं आपको कि आंसर शीट्स को पहले स्कैन किया जाएगा इमीडिएटली। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, उसको स्कैन किया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम एंड उसे एक सिक्योर सर्वर पर अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिखे हुए आंसर शीट्स को। और उसको ट्रेंड जो इवेल्युएटर हैं एसेस करेंगे डिजिटलाइज्ड कॉपीज को। उसके लिए स्पेशलाइज्ड पोर्टल बनाया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा
कि मार्किंग कैसी करनी है, और उनके रेस्पॉन्सेज, स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्सेज को एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग स्कीम्स के द्वारा इवेलुएट किया जाएगा. सो अ सिस्टम ensures that each answer is reviewed by qualified subject experts who follow consistent evaluation process. So digital format किन चीजों को एलिमिनेट करेगा? फिजिकल हैंडलिंग ऑफ द आंसर शीट्स. So it will decrease the reducing the risk of damage or loss. And evaluators can zoom in on हैंडराइटिंग को जूम कर सकते हैं जिससे कि असेसमेंट और एक्यूरेट हो, और इससे बेटर क्वालिटी कंट्रोल होगा हमारी इवेल्युएशन सिस्टम में. और इसमें रैंडम वेरिफिकेशन भी की जाएगी और स्टैटिकल मॉनिटरिंग होगी मार्किंग पैटर्न का. इससे फास्टर रिजल्ट आएगा, इससे ज्यादा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी आएगी. एरर को, टोटलिंग का जो एरर, मैनुअल एरर होता है, ह्यूमन एरर है, उसको मिनिमाइज किया जाएगा. ट्रांसक्रिप्शंस पॉसिबल है, आंसर शीट बेटरली प्रेजर्व होंगी, और वेरिफिकेशन इजी होगा, रीवैल्यूएशन इजी हो जाएगा. वन क्लिक ऑफ बटन ये हो जाएगा. इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो कीवर्ड्स जब भी आंसर दें तो उस आंसर के कीवर्ड्स, उसकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखे, क्योंकि ये डिजिटलाइज्ड फॉर्म में होगा, इजी एक्सेस होगा. वन क्लिक पर कोई भी आपके स्क्रीन पर आपकी कॉपीज को देख सकता है. रैंडम सेलेक्ट किया जाएगा और उन कॉपीज को देखा जाएगा कि इवैल्यूएशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं. इसीलिए जो इवैल्यूएटर प्रायोरिटाइज आइडेंटिफाई द की टर्मिनोलॉजी एंड कोर कॉन्सेप्ट्स इन स्टूडेंट रेस्पॉन्सेज. द प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी. हर सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी होती है. जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो डेविड, आप अकाउंटेंसी के टर्मिनोलॉजी, आपको शेयर डिवेंचर के बारे में, आपको इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने पर डिमांड, सप्लाई, लॉज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स हैं तो पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए. और एक इवैल्यूएटर भी उस कोर कॉन्सेप्ट्स को, उस टर्मिनोलॉजीज को, उस एक्यूरेसी को वहां पर उन्हें खोजना होगा, और यह देखना होगा कि बच्चों की कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, उनकी आधारभूत संकल्पनाओं की समझ है या नहीं. और मार्किंग प्रोसेस में उसे सिग्निफिकेंटली मार्किंग सिस्टम में रखना पड़ेगा. देन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आंसर्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड लिखिए, अपनी क्वेश्चन नंबर, देन आंसर्स उसको बहुत ही डार्क से लिखिए, हल्के पेन का यूज मत कीजिए, लिजिबल हो, क्लियर हो, नीट एंड क्लीन हो, वेल ऑर्गेनाइज जितना आंसर होगा. और आप पेपर को तोड़िए मरोड़िए मत. कई बच्चों की आदत होती है कि एग्जाम हॉल में पेपर के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, तो उस पेपर के साथ भी आपके आंसर सीट्स को मोड़ने तोड़ने की प्रक्रिया में नहीं रहिएगा. वेल ऑर्गेनाइज लिखिएगा, प्रॉपर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पॉइंट वाइज में लिखने का प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करिएगा. ये ज्यादा इजियर होता है, एक्यूरेट होता है इवेल्युएशन करने में, अंडरस्टैंडिंग को आपकी समझने में. सो आप कॉन्सेप्ट मैप बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए. विजुअल क्लैरिटी जितने अधिक आपके आंसर्स में होगा वह उतना ही इंपैक्ट करेगा मार्किंग में पॉजिटिवली. जब भी आप साइंस, मैथमेटिक्स, आप इक्वेशन लिख रहे हैं, आप फिजिक्स से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप मैथमेटिकल किसी इक्वेशन और डेरिवेशंस को डराइव कर रहे हैं, तो उस समय में इस बात का ध्यान रखिए कि स्टेप्स को ध्यान में रखिए. साइंटिफिक सब्जेक्ट्स
में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस की ओर जाइए। इवेल्युएटर्स अवार्ड करेंगे, आपके पार्शियल मार्क्स देंगे अगर आपकी मेथोडोलॉजी, आप वेल ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल मैनर में आप अपने आंसर्स को लिखते हैं। Even if the final outcome, that is answer, is incorrect, but all steps are correct, you will get awarded. साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आए। डायग्राम्स एंड लेबल्स एक्यूरेटली आप लेबल कीजिए। आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कई बार मैप में इंडिकेट करने के लिए दिया जाता है, तो इंडिकेशन प्रॉपरली करिए। डार्क, अगर पेंसिल का भी यूज कर रहे हैं तो डार्क पेंसिल का यूज कीजिए। लेबल डायग्राम होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, ये आपको डेमो करना होगा। दे आर इवेल्युएटेड सेपरेटली एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू योर ओवरऑल मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। सो यू मस्ट हैव टू कंसीडर दैट keywords and concepts, clear presentation, organized presentation, logical steps, sequential manner, well, neat and clean diagrams and labels, and question number should be clearly mentioned. And one thing you must have to note, आप मार्जिन दोनों तरफ जरूर छोड़ के लिखिए। स्कैनिंग में हो सकता है कि आप पूरे पेज पर लिखने पर आपकी स्कैनर उसको प्रॉपरली कैच नहीं कर पाए। सो यू मस्ट हैव टू डिसाइड द मार्जिन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर अटेम्प्टिंग टू योर क्वेश्चंस। सो आप इस बातों का ध्यान रखें। सो क्रिटिकल इंसाइट, इसमें क्या आता है? लेंथ वर्सेस क्वालिटी, और सीबीएसई हमेशा क्वालिटी को प्रेफरेंस देता है, और इसीलिए कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट, स्टेप्स और डायग्राम्स, not for the length of your answer, how many pages you have written, it doesn't matter. How accurately you are presenting, is it related to that concept? क्या वो उन क्वेश्चंस जो पूछ रहा है वो अगर डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, एनालाइज करने के लिए बोल रहा है, इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है, आपको पक्ष लेने की बात कर रहा है, आपको एविडेंस देने की बात कर रहा है, तो आप इन टर्मिनोलॉजी को एक से दो बार पढ़िए। क्या वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, विभेद करने के लिए बोल रहा है, अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, क्या विश्लेषण कर रहा है, क्या वर्णन मांग रहा है, क्या मूल्यांकन पूछा है, क्या सजीव चित्रण करने की बात कर रहा है? तो उस बात को वहां पर आप ध्यान से की टर्म जो क्वेश्चंस के हैं उसको देखिए। सो क्वालिटी ऑलवेज trumps quantity in the CBSE evaluation system. So these fundamental principles should be guide all exam preparation strategies. Student who focuses on writing concise, जो छोटा लिखेगा, concept rich answers लिखेगा, proper structured लिखेगा, consistency और flow रहेगा उसके एक से दूसरे पैरा में, वो आउट परफॉर्म करेगा those who write lengthy but unfocused responses. इधर उधर करके आप ना लिखे, वेल ऑर्गेनाइज जितना लिखेंगे उतना ही बेहतर आपको सीबीएसई मार्क्स देती है। सो राइटिंग स्ट्रेटेजी ऑन स्क्रीन में क्या राइटिंग स्ट्रेटेजी हमें अपनाना चाहिए? सो पहला राइटिंग स्ट्रेटेजी, यूज क्लियर लिजिबल हैंड राइटिंग, साफ सुथरा सुंदर स्वच्छ। कई बच्चों की आदत होती है कि वो कुछ लिखने के बाद वहां पर पेन चलाते रहते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। अगर कोई चीज गलत हो गया, कोई लाइन आपकी गलत हो रही है, तो आप एक बार स्ट्रक ऑफ एक लाइन से कर दीजिए, दैट इज सफिशियंट। द इवेल्युएटर विल अंडरस्टैंड दैट इट इज रॉन्गली रिटन एंड दे विल नॉट गोइंग टू गिव मार्क्स ऑन दैट बेसिस। सो फॉरगेट इट, उस पर बार बार पेन नहीं चलाएं। राइट विद इन द आंसर बॉक्स एंड बाउंड्रीज, जो वर्ड्स लिमिट दी गई है उसी वर्ड लिमिट्स में लिखने की कोशिश करें। बुलेट पॉइंट्स में या नंबरिंग करिए, और अगर आपके नंबरिंग का तरीका एबीसीडी भी हो सकता है, रोमन
1 2 3 करके आप लिख सकते हैं, या बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। जो की टर्म्स है उसको हाईलाइट कर दीजिए, एम्फेसाइज कर दीजिए, जिससे कि इवेल्युएटर की नजर उस की टर्म्स पर पड़े। और एक आंसर के बाद दूसरे आंसर लिखने के दौरान आप जरूर स्पेस दें, जिससे कि ये क्लियर कट रहे कि ये क्वेश्चन कहां पर एंड हुआ और अब नया नया क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखें कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, एक छोटा सा परिचय जरूर दें। देन हेडिंग फॉर डिफरेंट सेक्शंस, सब हेडिंग्स यूज करें, लॉजिकल मैनर में, तर्कपूर्ण, और एक दूसरे से तारतम्यता हो चीजों का, और लास्ट में कंक्लूड करे समरी। और सबसे पहले जब आप लिखते हैं वो कैच करता है, अटेंशन सीख करता है इवेलुएटर का, और लास्ट मिडिल कम एम्फेसाइज रखता है। तो इस बात का ध्यान रखें, इंश्योर करें कि डायग्राम नीट और लेबल्ड हो। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आप बेटर कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम, बाय विच वी कैन एक्सेल इन एग्जाम प्रिपरेशन। तो अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, कॉग्निटिव साइंस की बात करें, तो एक इंसाइट आपको देती है जो आपको ऑप्टिमाइज करवाती है आपकी परफॉर्मेंस को। सो वी आर गोइंग टू गिव यू सम inputs for psychological strategy you should have to follow. यर्क्स डेडसन लॉ कहता है, ये उल्टे यू आकार का होता है, और यहां पर इसमें भी आप देख रहे हैं लो स्ट्रेस। अगर आपके पास स्ट्रेस है ही नहीं, एग्जाम का कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप कोई तैयारी नहीं करेंगे, आप अपने को फोकस नहीं करेंगे, आप ध्यान ही नहीं देंगे। और थर्ड पोजीशन पे आ जाइए, हाई स्ट्रेस सोज डेंसर मार्क। कई बच्चे होते हैं जो पहले तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, फोकस नहीं होते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, सोशल मीडिया में लगे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड अदर, फेसबुक और स्नैपचैट में चैट करने में लगे हुए हैं। ऑन स्क्रीन जब आप ज्यादा रहते हैं और जब आप एग्जाम आ गया तो हाथ पांव फूलने लगते हैं। उससे बचने के लिए, और कई बार बच्चों को उस समय में वॉमिटिंग आने लगती है। आप कई बार बच्चों को देखेंगे एग्जाम हॉल में बेहोश हो जाते हैं, अटैक्स आना शुरू हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, और लास्ट में हम बहुत अधिक उसे स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यर्क्स डेडसन लॉ यही कहता है, मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी इज नीडेड फॉर एवरीथिंग। भय बिन प्रीत हो ही नहीं गोसाई, भय के बिना, डर के बिना, चुनौती के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड टू बी फोकस, टू बी कंसंट्रेटेड ऑन योर वर्क। और इसीलिए आप लक्ष्य को, टारगेट को भेज सकते हैं। सो अ मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज essential. It give you focus, make you attentive, you can more consistent, it make you disciplined, and it will help you in achieving your targets easily. So before starting the exam, encourage student to take 3 deep breath. तो आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, आप डीप ब्रेथ लें और अपनी सोल्जर्स को, अपने नेक को, क्योंकि सबसे अधिक स्ट्रेस जो हमारी बॉडी में आता है वो नेक के पास शुरुआत होती है, और सोल्जर्स में, उसको रिलैक्स करें और पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ टॉक करें कि आई एम प्रिपेयर्ड, आई विल डू वेरी गुड, आई विल राइट ऑल द आंसर्स, आई बी will fetch more marks in exam. So when you talk positively, when your body, your mind, and your heart work in consistency, so parasympathetic nerve system activates होता है, और वो आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करता है और
आपकी ऑप्टिमल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सो इस बात का ध्यान रखें। और इसीलिए इफ यू नो ऑल द क्वेश्चन, बिकॉज you will get your question paper before starting the exam and you read all the questions। आप पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आप सभी क्वेश्चंस के अच्छे से जवाब देंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, तो आप सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। एंड इफ यू फील दैट you know some question well better than others, and you will get more marks if you write it first, so attempt easy question first। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि जिस पार्ट में आपको क्वेश्चन करना है उसी पार्ट में आप क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि एक पार्ट का क्वेश्चन करके दूसरे पार्ट में जाएंगे, पहले एक पार्ट फिनिश करेंगे देन दूसरे पार्ट में जाएंगे। पार्ट वाइज 10th में कई बार सोशल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसी तरह से अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आप अगर हिस्ट्री के पार्ट पर चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, देन आप पॉलिटी में जाते हैं तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे एक पार्ट में। ये नहीं कि एक पार्ट का क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आप जा करके करेंगे, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन फॉर इवेलुएटर्स। तो सिमिलरली यू शुड हैव टू आल्सो do this। So build confidence and momentum by starting with the familiar topics। वो आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्टअप कर देती है, पॉजिटिव इमोशंस और हार्मोन्स डेवलप होने लगता है और कॉग्निटिव फ्लुएंसी बढ़ती है। इसीलिए आप सबसे पहले जिस क्वेश्चन को जानते हैं उसको अटेम्प्ट करें, देन टेकल डिफिकल्ट क्वेश्चन। एंड इवन समटाइम्स आप ब्लैंक फील करोगे, तो एक दो बार स्ट्रेस दे करके क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके की टर्म्स को देखिए और उस की टर्म से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स, क्या क्या शब्द, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आप लिख सकते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके पॉइंट वाइज उसको स्ट्रेस कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स आपके माइंड में आना शुरू होगा। So establish confidence, approach challenging question with a clearer, more relaxed mindset and activate memory networks। और जब आप पूरे क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, then revise at the end। Final review catches errors। So if there is somewhere you have to give the punctuation mark or you should have to write in inverted comma। जब हम फ्लो में लिखते हैं कई बार नंबर क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं, तो इन चीजों को आप यूज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ जो वर्ड्स लिमिट है वो कम है, तो आपने एंड कर रखा है, अब आपके पास थोड़े टाइम बचा है, तो उसमें उन पॉइंट्स को लाने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका जो नंबर है, वर्ड्स का जो लिमिट है, वो कंप्लीट हो जाए। सो लेवरेजिंग द रिसेंसी इफेक्ट फॉर बेटर रिकॉल। So memory retrieval practices, brain naturally remembers informations presented first। जो भी कोई चीज आप पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर, किसी गाने का पहला लाइन हमें बहुत याद रहता है, देन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होता है, जिस चीज को बार बार रिपीट होता है। आप देखेंगे कि गाने का कुछ स्टेंजा, कुछ लाइंस होते हैं जो कुछ लाइंस के बाद फिर से दोहराया जाता है, इसलिए वो हमें याद रहता है। किसी भी स्टोरी का जो यूनिक पात्र होता है, यूनिक कैरेक्टर होता है, वो हमें याद रहता है। तो लॉ ऑफ यूनिकनेस, लॉ ऑफ रेसेंसी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी और लॉ ऑफ, आप रिसेंसी देखेंगे, जो रिसेंट आप कोई चीज पढ़ते हैं वो ज्यादा याद रहता है। इसीलिए आप पढ़ना नहीं छोड़िए, आप पढ़िए। हाँ, नई चीजों की तरफ अब कम जाइए, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए। सो यू विल हैव टू थिंक ओवर दीज थिंग्स एंड इट विल गिव यू मोर इफेक्टिव मेमोरी रिट्रीवल क्यूज। चीजों को रिट्रीव करने के लिए आप क्लू का यूज कीजिए, क्यूज का यूज कीजिए, प्रॉब्स का यूज कीजिए, आप माइंड मैप्स का यूज कीजिए, जिससे कि आप चीजों को ज्यादा याद रख सकते हैं। कई बार आपको टाइमलाइन लिखना होता है, कई चीजों में
आपको सीक्वेंस में चीजों को सजाना होता है। तो एब्रिविएशंस यूज कीजिए, एक्रोनिम्स यूज कीजिए, नेमोनिक्स यूज कीजिए टू read, to memorize the list in a sequential manner, in an organized manner. Sometimes you feel a blank mind. Oh, I remember this now. But sometimes everything, it looks like a blank. You feel कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरा दिमाग पूर्णतः खाली हो चुका है. Don't be panic at that time. When a student experiences temporary memory blocks, the solution is counterintuitive. Write something. Something. Don't left any question unattempted. At least you will fetch some marks if you write some concepts, some keywords, some diagrams related to that topic you write on that particular place on the copy. So आप जरूर लिखिए, छोड़ उस कीवर्ड्स को, उस अवधारणा को, उस विश्लेषण, उस प्रश्न के इर्द गिर्द की चीजों को जरूर लिखिए. This technique activates retrieval cues through the process called the spreading activation. Writing even a single keyword related to the question triggers associated neural networks, which can unlock the complete memory. So when you will start to write, आपने लिखना शुरू किया, आप देखोगे कि आपके लिंकेज मिलना शुरू हो जाएगा. You can associate, you can correlate with other things that is related with that keyword. So write any related keywords, allow association to flow, and build a complete answer. Then एग्जाम के दौरान दो तरह की विचार हमारे पास होती है, सकारात्मक और नकारात्मक. नेगेटिव सेल्फ टॉक के पैटर्न में हम कहते हैं क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अगर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत हार्ड क्वेश्चंस आ गए, बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, सो आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग आई स्टडीड, मुझे ब्लैंक हो गया हूं, मुझे तो लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है, एवरीवन एल्स सीम्स टू राइटिंग फास्टर, सभी अच्छा लिख रहे हैं, मैं ही स्लो हूं. एंड यू स्टार्ट टू कंपेयर विद द अदर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल. Don't compare with others. Everyone has their own strategy of writing, or if they are writing very lengthy, are they writing correct or not? Do you know? So, exam is yours exam. So you don't compare. आप मार्क्स लाओगे, आपका डिवीजन आएगा, इसीलिए ये आपका एग्जाम है. इट इज नॉट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कि दूसरे के परफॉर्मेंस से आपको कुछ भी असर होने वाला है. सो डोंट बी कंपेयर विथ अदर्स. सबकी, किसी की राइटिंग स्पीड ज्यादा होती है, किसी की सोचने की स्पीड ज्यादा होती है, कोई बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, वो स्पेस ज्यादा लेता है, कोई छोटे छोटे अक्षरों में लिखता है, कोई पॉइंट वाइज डायग्रामेटिक लिखता है. तो डोंट कंपेयर एंड ट्राई टू टॉक positively with yourself. Focus only on the questions right now. Don't think anything else in the examination hall. Only you should have to generate the ideas related to the question. जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से रिलेटेड आइडियाज को आप फोकस कीजिए, और ये थॉट अपने मन में लाइए कि आई नो द प्रोसेस, आई विल वर्क थ्रू इट स्टेप बाय स्टेप. I have prepared well for this moment and I will write all the questions in a limited time in a examination hall. So this reaffirming your positive attitude, उसको आप enhance कीजिए. 30 सेकेंड के रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाइए. आप एग्जाम हॉल में, कई बार होता है दिल्ली जैसे जगहों में या और जगहों में, कोई ट्रैफिक जाम हो गया एग्जाम के टाइम में, कभी कभी, और बहुत सारे बच्चे उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, तो ट्रैफिक जैम की समस्या हो सकती है. तो आप 1 घंटा पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, और पहुंचने के बाद अगर आपको अलाउ कर दिया जाता है आप सीधे अंदर जाएं, अपनी डेस्क और बेंचेस जहां भी आपको अलॉटेड स्पेस है बैठ जाएं, और क्लोज योर आईज, मेक योर सेल्फ रिलैक्स,
आप जिस भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप निर्गुण हो, सगुण हो, वट एवर यू हैव, किसी आइडियल को आप जानते हैं, क्लोज योर आईज एंड कंसंट्रेट ऑन दैट। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, ब्लॉकिंग विजुअल इनपुट्स रिड्यूसेस सेंसरी ओवरलोड। जो आप आसपास की सेंसरी ओवरलोड है, वो विजुअल लोड कम हो जाता है, और ये अलाउ करता है ब्रेन टू रिसेट, ब्रेन को रिसेट करता है। दिस momentary disconnection from the exam environment creates psychological distance from stresses, आपको स्ट्रेसेस से दूर करता है। तो क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रेथ, और 4 काउंट्स आप ब्रेथ इन कीजिए, इनहेल कीजिए, देन 4 काउंट्स आप होल्ड कीजिए, एंड 6 काउंट्स उसको एक्सेल कीजिए। इस प्रक्रिया को अपना करके अपने को कूल डाउन कीजिए। रिलैक्स योर नेक एंड शोल्डर्स, आप उसको, जो फिजिकल टेंशन प्राइमरली manifest in the neck and shoulder area. So consciously dropping and relaxing send signals to brain that the threat has passed. So threat of examination has passed. No, I will write everything. इस बात को रिस्टार्ट कामली और पूरे शांत पूर्वक आप शांत हो जाइए, रिलैक्स्ड हो जाइए। ये आपके कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको नीचे कर देगा, और वो आपकी कॉग्निटिव क्लैरिटी, जितना आप हॉच पॉच, अनफोकस्ड, अनबैलेंस्ड, हरी में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, एंगर में, तो कॉर्टिसोल डेवलप हो जाता है। सो कॉग्निटिव एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग दीज techniques of close your eyes, prayer, deep breath, relax your shoulders and neck, and restart calmly. It make you more focused. तो इस बात का ध्यान रखें। देन आपके लिए कि क्लियर हेडिंग्स यूज कीजिए, हाईलाइट कीजिए की टर्म्स को, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। अपने इस दौरान, एग्जाम के दौरान, इस बात का ध्यान रखें कि आई एम कैपेबल, I have prepared well and I will write everything. I can solve this. और आप सभी स्टूडेंट्स ने तैयारी की है, आपके टीचर ने आपके साथ मेहनत की है, आप कैपेबल हो, और इस कैपेबिलिटी को आपके थॉट में, आपके आइडियाज में भी आना चाहिए। देन स्टैटिक्स टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम के दौरान। कई बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं, कुछ बच्चे फास्ट लिखते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखिए। इनिशियल रीडिंग, आप पहले जो क्वेश्चंस आपके हाथ में मिलता है उसको रीड कीजिए, और वहीं से अपने माइंड को डेवलप करना शुरू कीजिए कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। इंट्रोडक्शन पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट्स क्या होगा, और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, किन किन बुलेट पॉइंट्स का यूज करेंगे, कैसे कीवर्ड्स यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट को कैसे फ्लो में ले जाएंगे। देन easy questions, first attempt easy questions, then start difficult questions, and at the last revise कि कोई एरर नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, कोई ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, लैंग्वेज में आपने मैप वर्ड्स प्रॉपरली लेबल्ड किया है, आपकी सारे वर्ड्स लिजिबल है, आपके क्वेश्चन की मार्किंग अच्छे से किया हुआ है। दैट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच यू शुड हैव टू फॉलो। And already I have stated that it is not a competitive exam, it is an academic exam, it is an achievement test. ये आपके उपलब्धियों का परीक्षण है। So when you do comparison creates anxiety. Your examination performance is independent of others' speed or approach. So focus exclusively on your own paper, own capabilities. And you must have a growth mindset, not a fixed mindset. मेरा तो ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, मैं इसमें अच्छा नहीं कर सकता, मैंने अच्छी तैयारी नहीं की। Don't go for this. I can improve little bit. There may be problem in some topics. Later on, I will improve it. Challenges help me grow.
I am developing my abilities, I can improve with effort. And where there is a will, there is a way. In a shortest span of time, in a focused manner, you can retain many things that will come out in the examination hall on the paper. So ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कीजिए. 2 to 3 थिंग्स. अच्छा खाइए, पानी खूब पीजिए इस दौरान. देन आप जब भी कोई चीज, स्क्रीन को कम से कम यूज कीजिए. आप कम से कम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाइए, फेसबुक हो, इंस्टा हो, उसको इस दौरान अवॉइड कीजिए. स्क्रीन की इंफ्रारेड रेज आपको परेशान करती है, आपकी मेमोरी को डीके करने में, आपकी फोकस को डेविएट करती है. तो इससे, इसलिए उससे बचिए. थोड़ा योगा, एक्सरसाइज, एरोबिक्स थोड़ा बहुत आप कीजिए. अच्छा खाना खाइए, अंकुरित खाना, घर में बना खाना. मोमोज, पिज्जा, उसको अवॉइड कीजिए. अपने पर पॉजिटिव रहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, आप 7 से 8 घंटे इस दौरान सोइए. बाहर जाना बंद कर दीजिए और 7 से 8 घंटे आप सोइए. जब आप सोते हैं तो आपके न्यूरॉन्स कंसोलिडेट होते हैं. स्टूडेंट्स नीड 7 to 8 hours बिफोर एग्जामिनेशन. लेट नाइट क्रैमिंग इंपेयर्स करता है आपकी मेमोरी फॉर्मेशन को, कॉग्निटिव फंक्शनिंग को. बट somehow इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल साइकिल. कुछ बच्चे रात में ज्यादा याद कर पाते हैं, कुछ दिन में याद कर पाते हैं, लेकिन 7 से 8 घंटे आपको सोना है. क्योंकि ये आपकी मेमोरी को सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ ले जाता है. तो दीर्घ अवधि स्मृति से लघु अवधि स्मृति की तरफ जाने के लिए आपका न्यूरल रिपेयरिंग जरूरी है. विजुलाइज टेक्निक, विजुअलाइजेशन कीजिए. जब भी आप किसी चीज को पढ़िए, थोड़े से पढ़ने के बाद आप, जैसे आप 1 घंटे पढ़ लिए, 5 से 10 मिनट आप रिलैक्स हो जाइए, विजुअलाइज कीजिए, क्लोज योर आईज. क्वेश्चंस के सीक्वेंस को, टाइमलाइन को, इवेंट्स को, प्रोसेस को विजुलाइज कीजिए. क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज. 1 घंटे पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट रिलैक्स कीजिए. आप अपने किसी दोस्त से फोन पे बात कर सकते हैं, स्क्रीन मत देखिए. आप बालकनी में जाकर के पेड़ों को देख लीजिए, किसी बच्चे के साथ खेल लीजिए, किसी से बात कर लीजिए थोड़ी देर. देन अगेन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ स्टडी. रीडिंग और स्टडी हैज नो ऑल्टरनेटिव. If you want to achieve something in your life, then read, read, read. Reading is very essential. So reading is very essential. जितना अधिक आप पढ़ेंगे, उतने शब्द आपके पास होंगे, उतनी कोहेरेंसी होगी, उतना ही फ्लो होगा. और इसीलिए की टर्म इज रीडिंग एंड राइटिंग. वट एवर रीड, शॉर्टर पॉइंट्स वाइज आप उसको लिखते जाइए. क्योंकि सीबीएसई आपका ओरल एग्जाम नहीं ले रही है, सीबीएसई आपका रिटन एग्जाम ले रहा है, जिसमें आपका नीट लिखना, पॉइंट्स को लिखना, कॉन्सेप्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाने की आपकी जरूरत है. और इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें. कूल रहें, कॉन्फिडेंट रहें, फोकस्ड रहें और पॉजिटिव रहें. चैलेंजेस को स्वीकार करें. Try to be calm, confident, be focused and be positive. आपके हाथ में सब कुछ है. आप अपने जीवन, अपने लाइफ का निर्णय ले सकते हैं. और ये आप सीबीएसई की जो तैयारी कर रहे हैं, ये आपके CUET अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का भी प्रिपरेशन है आपके लिए. सो इट विल ओपन योर न्यू गेटवे टू द हायर स्टडीज. यू विल गो टू गुड यूनिवर्सिटीज. सो आप अपने जीवन के रास्ते को अगर ओपन करना चाहते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में
अगर अपने जीवन की नई रास्ते तलाशने चाहते हैं तो आप यहां पर इसको फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली वहां सीयूटी के एग्जाम में वो रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज ऑन स्क्रीन सीबीएसई ऑन स्क्रीन evaluation system. It is not that you should have to panic about it. फोकस तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए। आप जितना बेहतर तैयारी करेंगे उतना ही आपका बेहतर रिजल्ट होगा। इसीलिए आपको फोकस रखना है, आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी भी तरह का गाइडेंस की जरूरत हो related to exam preparation, you can drop your message here. I will give you appropriate answers to your queries, your questions. It may be your problem related to memory. आप याद नहीं कर पाते हैं, आपको नींद नहीं प्रॉपरली आ रही है, आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, क्वेश्चंस कैसे लिखा जाए, तो आप यहां पर अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। थैंक यू। It is my channel, Delhi School of Education, and if you want that I should have to give you more on these things or another things related to education, तो आप वहां पर अपने क्वेश्चंस डालिए, अपनी क्वेरीज, और किन टॉपिक्स पर आपको बात करनी है तो आप डाल सकते हैं। मैं उसी तरह के वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।